नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शेषपर्त के इस एपिसोड में। दोस्तों, ईडी एक ऐसा नाम, एक ऐसी जांच एजेंसी जिसकी जांच की प्रक्रिया पिछले कुछ सालों से सवालों के घेरे में है। बच्चे बच्चे के जुबां पर ईडी का नाम पहुंच गया है और ईडी नहीं हुई कि पता नहीं कौन सा भूत आ गया था इस भारत देश में कि ईडी के तहत जिसकी भी गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के नाम को सुनते ही, गिरफ्तारी शब्द को सुनते ही और ईडी के नोटिस को सुनते ही वो खौफ ज़्यादा हो जाता था। दरअसल ईडी के तहत यानी ये कहे कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टर, प्रवर्तन निर्देशालय जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच करता है, उसको कुछ इतने अधिकार मौजूदा समय में दे दिए गए थे। उस अधिकार को जब सीधे सीधे भारतीय संविधान के तहत नागरिक स्वतंत्रता के अधिकार, जीवन जीने के मौलिक अधिकार से जब टकराता हुआ बनाया गया, सीधे सीधे मूलभूत अधिकार से वंचित करने वाले कानून ने उसमें बनाए गए। उसके बाद से ही दरअसल ये सारे सवालों के घेरे में ईडी आ गया। और ईडी जब सवालों के घेरे में आया तो स्वाभाविक सी बात है कि न्यायिक समीक्षा होनी ही थी। एक बार न्यायालय ने पीएमएलए के सेक्शन 45 को, जिसके तहत इस तरह की गिरफ्तारियां होती है और अंतहीन समय तक जमानत का विरोध करके किसी भी व्यक्ति को जेल के भीतर रखा जा सकता है, उसको खारिज भी कर दिया था। लेकिन दोबारा सरकार उसको लेकर के आ गई थी और जब दोबारा सरकार लेकर के आ गई, उसके बाद न्यायालय भी इसके ऊपर कोई बड़ी कार्रवाई करने से बचता रहा। सरकार के पक्ष को ही कहीं ना कहीं न्यायालय की तरफ से भी एक मौन सहमति, चुप्पी सहमति मिलती रही है। नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि कभी कोई मुख्यमंत्री जेल में, तो कभी कई दूसरे प्रदेश का मुख्यमंत्री जेल में, कभी किसी को नोटिस मिले तो वो भारतीय जनता पार्टी के पाले में, कभी किसी को नोटिस मिले तो वो फिर बीजेपी के पाले में चले जाए, कभी किसी को नोटिस मिले तो एनडीए गठबंधन के पाले में चल जाए। ये पूरे खेल इस भारत देश के भीतर चल रहा था और अभी भी कमोबेश चल रहा है। अभी भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल के अंदर है। उनके ऊपर आरोपों की पुष्टि करने लायक दस्तावेज ईडी के पास है या फिर नहीं है, ये कोई भी नहीं जानता। उसी मामले में कि कविता की रिहाई हो गई, उसी मामले में दिल्ली के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया की रिहाई हो गई, उसी लीकर पॉलिसी के मामले में सांसद संजय सिंह की रिहाई हो गई और उसी मामले में शराब व्यवसायी भी, जिनके ऊपर सीधा आरोप था, वो शराब व्यवसायी सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गए, कागजों पर दस्तखत कर दिए, वो भी सरकारी गवाह बनने के लिए रिहा कर दिए गए। आखिर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.टी. विश्वनाथन की संविधान पीठ ने इस प्रक्रिया पे सवाल उठा दिए कि भाई जिस व्यक्ति को जेल में होना चाहिए, जिस व्यक्ति को इस मामले का मुख्य आरोपी होना चाहिए और उसके बाद तय होती कि ये जेल पे रहने लायक है या पैरोल पे बाहर रहने लायक है, वो कैसे सरकारी गवाह बन गया? जो उसका बेनिफिशियरी बताया गया कि इस पूरे कथित लिकर पॉलिसी मामले के भीतर जिस शराब व्यवसायी को फायदा पहुंचा, वो आंध्र प्रदेश का व्यक्ति होता है, वो दिल्ली का कोई शराब व्यवसायी होता है, वो बाहर और पॉलिसी मेकर अंदर, पॉलिसी मेकर ने कोई फायदा उठाया तो उसका कोई सबूत दे पाने में ईडी नाकाम होती है। तो क्या ईडी भारत सरकार के तहत एक टॉर्चर एजेंसी के तौर पर इस देश में तब्दील हो गया? एक ऐसी जांच एजेंसी जिसको ये कहा जाए कि किसी भी एक तरफा, एक तरह से जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सीबीआई के बारे में कहा था 10 अकबर पहले, जो कि ये पिंजराबंद तोता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई के बारे में, तो पिंजराबंद तोता के बाद क्या पिंजराबंद एक और कोई पक्षी आ गया क्या? इन तमाम सवालों पर प्रेम प्रकाश, जिनको हेमंत सोरेन का कथित सहयोगी बताया जा रहा था, उनको जमानत देते समय तमाम सारे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने आज जबरदस्त तरीके से ईडी की भी लतार लगाई और पीएमएलए कानून पर भी बहुत महत्वपूर्ण और काफी गंभीर सवाल उठाए। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, धन शोधन निवारण अधिनियम, अगर अंग्रेजी में संक्षेप में समझे पीएमएलए लोग कहते हैं। इस पीएमएलए सेक्शन 45 एक होता है, धारा 45, और इस पीएमएलए धारा 45 ये कहती है कि अगर कोई भी व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप हो तो उस आरोप के आधार पर उसकी गिरफ्तारी की जा सकती है और आरोप लगाने वाला व्यक्ति के पास सबूत ना भी हो, अगर उसने जांच अधिकारियों के सामने कह दिया, चाहे वो सरकारी गवाह बन करके कहे या फिर वो सरकारी गवाह बने बिना पहले से ही अपना सरकारी गवाह की तरह भूमिका निभाना शुरू कर दे, वो बस जिसके खिलाफ ईडी बयान लेना चाहती है, जिसको तंग करना चाहती है, उसके खिलाफ बयान दे दे। प्रेम प्रकाश को क्या कहा गया? वो एक कथित लैंड डील की बात कहेगी कि इसकी बेनिफिशियरी कौन है? हेमंत सोरेन है।
और उस डील में कहा गया कि कथित तौर पर प्रेम प्रकाश की भी संलिप्तता होती है। ईडी ने कोई सबूत उसके बारे में मुहैया नहीं करवाया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करती रही। हेमंत सोरेन को भी जेल के भीतर जाना पड़ा, प्रेम प्रकाश को भी जेल के भीतर जाना पड़ा। अब उसकी जमानत का भी लोग विरोध कर रहे। बिना सबूत के, बिना एविडेंस के इस देश में किसी को भी 90 दिनों से ज़्यादा यदि जेल के भीतर सलाखों के पीछे उसे यदि रखा जाता है, ये अपने आप में सबसे बड़ा इस भारत देश के भीतर संविधान और रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ाने वाला काम है। तो इस तरीके के रूल ऑफ लॉ का मजाक उड़ाने वाले कानून के ऊपर क्या केवल टिप्पणियां भरी काफी होगा? आज सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया, सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ ने साफ साफ कहा कि ईडी की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण है। ईडी की कार्रवाई पक्षपात तरीके से की जाती है। इस देश में लोग उसको निष्पक्ष नहीं मानते और इस देश में हम सब लोग देख ही रहे हैं। तो ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा जा रहा है, कहीं 5 करोड़, कभी 17 लाख, कभी 20 लाख, कभी कुछ। और भारत सरकार की सीबीआई तो ही पकड़ रही। जानकारी के आधार पे अगर थोड़ा विश्वास करें, थोड़ा देर के लिए अगर ये इसको सच माने, तो आजकल ईडी के अंदर क्लर्क और बाबू बनने के लिए भी मोटा मोटा पैसा चलता है। ऐसा कहा जाता है कि ईडी में पोस्टिंग यदि चाहिए तो उसके लिए पैसा खर्च करना करे, यानी ईडी में घुस जाइए एक बार नौकरी करने। यदि आप भारत सरकार के भीतर एसएससी या यूपीएससी के द्वारा बहाल किए गए हैं, किसी तरीके से जुगाड़ लगाकर ईडी के अंदर पोस्टिंग करवा लीजिए, फिर जहां तहां वसूली करते रहिए। जैसे कोई और डायरेक्टर अब फलाना ढकाना ऑफिसर के तौर पे यानी वसूली गैंग जो है ना, जांच एजेंसी तब्दील हो गई वसूली गैंग में। पॉलिटिकल मामले में जितने भी ये पीएमएलए कानून के अंदर जितने को गिरफ्तार किए गया, उसमें कन्विक्शन रेट 0.4% रहा। वो ईडी इस भारत देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ न्याय और इंसाफ के ब्रांड एम्बेसडर बने घूमे रहा। सवाल है ईडी के पीछे जो लोग हैं उनकी कार्यप्रणाली पे भी सवाल है कि कविता इतने दिन जेल में क्यों थी, कि कविता को भी जमानत मिल गया। प्रेम प्रकाश, हेमंत सोरेन के सहयोगी वो जेल में क्यों थे? दिल्ली के डिप्टी सीएम को इतने दिन जेल में रखा गया, कहा गया कि मनी ट्रेल प्रूफ करके दिखाया जाएगा। आखिर मनी ट्रेल इतने दिन तक प्रूफ क्यों नहीं हुआ? क्या लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के चुनावी संभावनाओं को खराब किया जा सके, इसके लिए मनीष सिसोदिया या फिर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला गया? इसके लिए संजय सिंह को जेल में पहुंचाया गया? आखिर इसके पीछे भी जांच एजेंसियां कार्रवाई करती थी, इससे पहले भी सबूत देती थी, न्यायालय उस सबूत से संतुष्ट हो जाती थी, सजा सुनाया जाता था, चाहे वो सबूत रशीद मसूद के खिलाफ रहे हो या फिर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ रहे हो। जिसके खिलाफ सबूत मिले हैं सीबीआई ने जांच किया, लेकिन उसके बाद सजा भी हुई, सबूत नहीं मिले बरी कर दिया गया। लेकिन अंतहीन समय तक जेल के भीतर रखना, क्या इस भारत देश के भीतर कभी ऐसा हुआ था? ऐसा कोई ड्रैकोनियन लॉ, बिना दलील, बिना वकील, रॉलेट एक्ट के तरह का कानून मनी लॉन्ड्रिंग का, यानी ये कहे कि आम शब्दों में अगर कहे तो पक्षपातपूर्ण रवैया जो ईडी के द्वारा जो अपनाया जा रहा है, उसके पीछे कौन सा कारण जिम्मेदार है, इस बात को जानने की अगर कोशिश करें तो आसान शब्दों में कैसे समझेंगे इसको? मानिए कि जैसे कोई भी रमेश प्रसाद नाम का कोई व्यक्ति है, उसके ऊपर कोई अमरेश ने आरोप लगा दिया कि रमेश ने 5 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग किया। अवैध तरीके से 5 लाख इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके और रमेश प्रसाद जो आरोप लगा इसके ऊपर एक एफआईआर लॉन्च हो गई है, ये ईडी के अंदर एक कंप्लेन हो गया। ईडी को ये अधिकार मिल गया कि रमेश को गिरफ्तार कर ले, और जब रमेश को अमरेश के कहने पे गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद ईडी एक बर्डन अमरेश पे डालती है कि आप अपने आप को निर्दोष प्रूफ करके दिखाओ, सॉरी रमेश को अपने आप को निर्दोष साबित करो अपने। तो सच्चाई है कि ईडी के लोग तो पहले आप प्रूफ करके दिखा दीजिए कि आखिर उतने पैसे सच में वो लिए थे या नहीं लिए थे। आखिर इतने सारे मनी ट्रेल का सबूत ईडी तो पहले दे कि अमुक व्यक्ति ने इतने इतने पैसे लिए जिस कारण से इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन पहले आरोप लगाने वाला जांच एजेंसी वो ये बात साबित नहीं करेगी कि इसने पैसे लिए, उसका सबूत कहाँ है। वो तो केवल आरोपों के ऊपर गिरफ्तार कर लेगी पीएमएलए कानून के अंतर्गत, और वो जो आरोप है उसको साबित ही नहीं कर पाती है। अब बार बार एक ही बात, जो रुपया नहीं लिया, जो घूस इस तरह की कारनामा नहीं किया, वो तो कैसे प्रूफ कर पाएगा? वो तो यही कहेगा कि हमने नहीं लिया, हमने ऐसा नहीं किया। अगर उसका कोई सबूत होता है, एविडेंस होता है, उसके खिलाफ ये दलील हो सकती थी जो कि हम पैसे नहीं लिए, फैब्रिकेटेड है, जाली है, ऐसे वैसे। लेकिन ये पीएमएलए का
सेक्शन 45 का ये जो कानून है वो ये कहता है कि आरोप लगाना वाला आरोप लगा करके निकल जाए, ईडी अपनी कार्रवाई शुरू करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर ले और जिसको गिरफ्तार करे वो प्रूव करे अपने आप को कि वह निर्दोष है। आखिर ईडी कोई सबूत कोई एविडेंस पेश नहीं करे, बस आरोपों के आधार पर गिरफ्तार कर ले। यही कानून है पीएमएलए। और इसी कानून के ऊपर इस भारत देश के भीतर रॉलेट एक्ट जैसा माहौल बनाने के लिए कहा जाता है इस तरह का रॉलेट एक्ट में 1919 के दौर में बिना दलील बिना वकील, कोई दलील नहीं सुनी जाएगी, कोई वकील नहीं, पकड़ के धरपकड़ के अंदर कर दिया तो अंदर। यही काम इस भारत देश में आज के दौर में, आज के हिंदुस्तान के भीतर भारत का संविधान बनने के करीब 74 वर्ष बाद ईडी के माध्यम से इस तरह का खेल हो रहा है देश में कि बिना किसी सबूत के आधार पर ईडी गिरफ्तार करे, सबूत पेश करने में नाकाम रहे ईडी और उसके बाद जमानत का विरोध करती रहे बार बार। सवाल ये है कि आखिर ये मामला आर्थिक अपराध का है, मनी लॉन्ड्रिंग का है। जब मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है, गिरफ्तारी उस समय होती है ऐसे मामलों के भीतर जब व्यक्ति के विदेश भागने का खतरा होता है। जो व्यक्ति सांसद है, विधायक है, एमएलए है, एमपी है, पूर्व सांसद है, संसदीय व्यवस्था का हिस्सा रहा या फिर है, एक राजनीतिक पार्टी चला रहा है, क्या वो व्यक्ति देश छोड़ करके भाग जाएगा? क्या वो विजय माल्या है, क्या वो नीरव मोदी है, क्या वो मेहुल चौकसी है कि ईडी उसको गिरफ्तार कर लेगी? ललित मोदी, भगोरा ललित मोदी को ढूंढने का काम सुष्मिता सेन कर लेते हैं, लेकिन ईडी इतने नाकारा जांच एजेंसी है कि वो एक ललित मोदी को भी नहीं ढूंढ पाती कि वो कहाँ। उससे बेहतर है कि सुष्मिता सेन को ईडी का डायरेक्टर चीफ बना दो भाई, वही ललित मोदी को ढूंढ करके ले आएगी। ये इस भारत देश के भीतर जब चल रहा है जांच एजेंसियों के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट ने जो पक्षपात की बातें जो कहा, बेल को मौलिक अधिकार बताया, बेल को जमानत की स्वाभाविक प्रक्रिया बेल को बताया, इसके साथ ही जेल को एक्सेप्शन यानी अपवाद बताया। लेकिन क्या अपवाद ही ईडी के मामले में मूलभूत नियम है? क्या अपवाद ही ईडी का मूल फॉर्म है न्याय प्रक्रिया का? यानी ये सारे सवालों के ऊपर सबसे बड़ा सवाल जब आज सुप्रीम कोर्ट ने पूछा तो लोगों के मन में एक सवाल जरूर उत्पन्न होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड में तंग कर दिया गया, जैसे उद्धव ठाकरे, शरद पवार को तंग कर दिया गया, जैसे अरविंद केजरीवाल, हेमंत सोरेन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को तंग किया गया, जैसे की कविता को तंग किया गया ईडी के द्वारा, जैसे डीएमके के मंत्रियों को तहकीक, जैसे अभिषेक बनर्जी को, टीएमसी के सांसद को तंग किया गया। कहीं ऐसा तो नहीं सत्ता में बैठे हुए लोगों को डर व्याप्त हो गया कि सत्ता जाने के बाद जो लोग ईडी के द्वारा सताए गए हैं, अब ईडी का दुरुपयोग, नई पार्टी जब केंद्र में आएगी सत्ता में तो वो इससे दुगुनी रफ्तार से ईडी का दुरुपयोग करेगी। यदि मनीष सिसोदिया 2 साल जेल रहे, यदि केंद्र की सरकार बदलेगी तो मनीष सिसोदिया उसके बदले किसी को 5 साल जेल रखेंगे। आखिर ये डर तो नहीं है कि ईडी के मामले में इस तरीके से सरकार विड्रॉ होने की कोशिश कर रही है, या फिर न्यायपालिका ईडी के मामलों पर अब जाकर के जो टिप्पणी कर रही है? एक सवाल और असहमति की आवाज न्यायपालिका से जरूर उठती है कि जब नरेंद्र मोदी प्रचंड बहुमत में थे, जब नरेंद्र मोदी अकेले दम पे बहुमत की सरकार चला रहे थे, गठबंधन की सरकार नहीं आई थी, उस समय इस तरह की बातें, उस समय जमानत क्यों नहीं मिली? उस समय इस तरह की बातें संविधान के इस तरह की तमाम तरह की चीजें क्यों नहीं हो रही थी? सुप्रीम कोर्ट सवाल क्यों नहीं खड़ा कर रहा था? लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद धराधर फैसले क्यों आ रहे हैं? ये सारे सवाल जब उठने शुरू हो जाते हैं, लोग पूछने लगते हैं, तो भारत देश के लोगों में कई सारी बातें उत्पन्न होती है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने जो बातें कही थी इस भारत देश में न्यायपालिका के बारे में, वो डीवाई चंद्रचूड़ के अदालत ने उसके ऊपर अमल भी अगर होगा, कम से कम उनके बचे हुए कार्यकाल में जो 1-2 महीने का और कार्यकाल उनका डीवाई चंद्रचूड़ साहब का जो बच्चों इसको लेकर के देश के लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं कि जिस प्रकार से एक आदेश तो सर्वोच्च न्यायालय को जरूर देना चाहिए कि ईडी जिस प्रकार से किसी को गिरफ्तार करती है, आरोप साबित नहीं होने की स्थिति में ईडी जितने भी रुपये के आरोप उस व्यक्ति के ऊपर लगाई है उतने रुपये का मुआवजा उस व्यक्ति को दिया जाए। अगर संजय सिंह पर आरोप लगा कि 5 करोड़ रुपये लिए, साबित नहीं हो पाया, तो ईडी 10 करोड़ रुपये उनकी मानहानि के रूप में दे। साथ ही साथ गिरफ्तार करने वाला अधिकारी जो उस टीम को लीड कर रहा था, जितने दिनों तक उस व्यक्ति को जेल में रखे, कम से कम उसको 1 महीने ज़्यादा उस अधिकारी को जेल में रख दे, तभी जाकर के बदले की कार्रवाई और बदले की भावना से और पिंजराबंद तोते जैसे भूमिका से ईडी इस देश के भीतर आम लोगों को और सिस्टम को निजात मिल पाएगा। देखते रहिए आगे आगे इस मामले में होता क्या है। न्यायपालिका ने देर आया दुरुस्त आया,
टिप्पणी बड़ी की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बहुत गंभीर सारे सवाल प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर से पूछा गया है। आगे उम्मीद है कि पीएमएलए के सेक्शन 45 को लेकर के कोई लैंडमार्क जजमेंट आएगा, जिसके बाद भविष्य में कोई सरकार है इस तरह की जरूरत नहीं कर पाएगी। देखते रहिए। बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।